नाजरीन, मैं हूँ वाहिद नसीम और आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू। मौजू है, ट्रंप ने भारत से अपने नागरिकों को वापस बुलाया, चेतावनी जारी की और भारत को कैटेगरी 4 में डाल दिया है, जो कि काफी खराब मानी जाती है, क्योंकि जो अभी तक पाकिस्तान, सीरिया और इस तरह के जो आतंकवाद और दंगा पीड़ित जो भी देश हैं, उसी कैटेगरी में भारत में लाने का, भारत को शामिल करने का आखिर ट्रंप संदेश क्या देना चाहते हैं, या इसके पीछे कुछ और वजूहत है। इन सभी बातों पर हम थोड़ा थोड़ा नजर डाल लेते हैं। इम्पोर्टेंट है कि ये ट्रंप ने सिर्फ अगर आतंकवादी हमलों की बात की होती, वो भी अलग बात थी। यहाँ पर ट्रंप ये भी कहना चाहते हैं कि बेसिकली अमेरिका की जो एजेंसी फेथ है, वो ये भी चेतावनी जारी कर रही है कि भाई यहाँ पर दंगे हो सकते हैं, आतंकवादी हमले हो सकते हैं, अमेरिकी नागरिक सुरक्षित नहीं है, इसलिए तुरंत लौट आना चाहिए। दोस्तों, जो एक तरफ हम देख रहे हैं कि चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनर हमने अमेरिकी इंटरेस्ट को भी दिमाग में रखते हुए साउथ चाइना सी में इंडो पैसिफिक कमान हमने बनाई। हमने कोशिश की कि जिस तरह से हमने अमेरिका के साथ मिलकर ट्रेड वार में भी अमेरिका का जितना भी साथ दिया वो साथ दिया। एक तरफ हम जो आज चाइना के साथ तनाव देख रहे हैं, इसमें मैं अमेरिका के रोल को बदस्तूर देखता हूं। दूसरी तरफ अमेरिका को सहयोग करने के बजाय अमेरिका भारत को सहयोग करने के बजाय यहाँ पर एक दहशत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ टेररिस्ट हमले हो सकते हैं या फिर दंगे हो सकते हैं, अमेरिकी नागरिकों को वापस आ जाना चाहिए। क्या इसके पीछे वाकई कोई हमले होने वाले हैं? देखिए, इसके पीछे तो हम भी नहीं जा सकते। हो सकता है कि हमले हो जाएं और हो सकता है हमलों के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। नाज़रीन इकरामी, आप जानते हैं कि मैं कहता हूं कि बिटवीन द लाइन कुछ बातें जो मैं नहीं बोल सकता हूं, उसे आपको ही समझना पड़ता है। मेरी लिमिट उतनी ही है, मैं अपनी लिमिट पर बात करने की पूरी कोशिश करूंगा। हम इस एंगल से भी देख सकते हैं कि अगर अमेरिका की तरफ से नोटिफिकेशन जारी होता है, चेतावनी जारी होती है, तो क्या एक डर हमको ये भी लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान जो है वो इस तरह की गतिविधियां भारत में करा दे कि यहाँ पर आतंकवादी हमले हो जाएं, भारत में डिस्टर्बेंस हो जाए और भारत को मजबूरन आतंकवादी हमलों के जवाबी कार्रवाई करनी पड़े और जवाब में पाकिस्तान पर भी हमला करना पड़े और चीन से भी निपटना पड़े, तो दोनों सूरत हाल हो सकती है। तो इसमें संभावनाएं हैं कि कोई बड़ा आतंकवादी हमला हो सकता है। सबको चेतावनी अमेरिका ने भी जारी की है, मैं भी जारी करता हूं। आपको अलर्ट रहना चाहिए अपने आसपास के लोगों से, खासतौर से मैं इस पर थोड़ा सा तबसरा एंड में करूंगा, पहले मेजर बातों को कर लेता हूं। यहाँ एक दंगे होने की बात भी की जा रही है, तो मेरे ख्याल से अमेरिका की एजेंसियां, इसराइल की एजेंसियां हमारे साथ इंफॉर्मेशन शेयर करती हैं, बातें शेयर करती हैं। ऐसे सूरत हाल में जब इसराइल को भी भारत की ज़रूरत हो, अमेरिका को भी ज़रूरत हो और चाइना उनकी जो स्ट्रैटेजी है सी पैक के खिलाफ, उसमें भी साउथ चाइना सी में जो गहरे इंटरेस्ट अमेरिका के पाए जाते हैं, उसमें भी हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर होने के बाद अमेरिका हमारी मदद करने के बजाय हमको चेतावनी जारी कर रहा है। इसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक हो सकता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई भी माइनॉरिटी या इस तरह की जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं वो दंगा करना चाहेंगे। दंगे की सूरत होनी चाहिए। तीसरी बातें वो शामिल करते हैं इसमें कोविड को लेकर कि कोविड की वजह से हालात इतने खराब होने वाले हैं कि यहाँ की एयरपोर्ट बंद हो सकते हैं, सरहदें बंद की जा सकती हैं, लोग फंस ना जाए। चौथी बात, एक अगर दो देखिए, अब हम मेजर मुद्दे पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्शन भी हैं, आप जानते हैं, अमेरिका के अंदर। और भारतीय कोई भी हो जो अमेरिकी नागरिक हैं और भारत के रहने वाले हैं, भारत से ही जाकर उनको डबल नागरिकता मिली है, वो अमेरिकी नागरिक जो हैं वो ऐसा भी कर सकते हैं, अमेरिकी नागरिक के वो अगर भारत में रह जाएं तो इसमें ट्रंप का और निकी हैली के वोटों का भारी नुकसान हो सकता है। तो अगर ये नुकसान होगा तो इसकी पार्टी का इलेक्शन में नुकसान हो सकता है। एक ये नजरिया होकर भी ये चेतावनी जारी की जा सकती है कि अपने नागरिकों को बुलाया जाए, डराया जाए और इलेक्शन में इनका फायदा उठाया जाए। एक नजरिया तो ये भी है। दूसरा नजरिया बड़ा, जिसका मैं पहले जिक्र किया है कि प्लीज बिटवीन द लाइन जरूर पढ़ लें। यहाँ अगर
आतंकवादी हमले होते हैं तो आतंकवादी हमले सीधी बात है, कोई भारत तो भारत में करेगा नहीं, तो कोई ना कोई दूसरा देश होगा, या तो चीन होगा, या तो पाकिस्तान होगा। अगर किसी भी साजिश के तहत भारत में हमले होते हैं तो जवाबी कार्रवाई की सिचुएशन बनती है पाकिस्तान या चाइना के साथ में। अगर इस तरह के हमले होते हैं तो इनकी संभावना बनी रहती है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि एग्रेशन तो चाइना भी दिखा रहा है, पाकिस्तान तो चाहता है कि किसी न किसी तरीके से युद्ध हो जाए, और अमेरिका भी इस युद्ध को चाहेगा, क्योंकि ये युद्ध उसके हितों को पूरा करता है, किसी न किसी तरीके से चाइना को उलझाने का काम करता है। क्योंकि यहाँ बड़ी अजीब सी सिचुएशन है, क्योंकि मेडिटेरियन सी में अगर हम देखते हैं तो तुर्की लगातार बढ़ रहा है। जर्मनी के सफीर पहुंचे हैं तुर्की, पहले ग्रीस पहुंचे हैं, उसके बाद तुर्की पहुंच रहे हैं। ये कोशिश कर रहे हैं कि दोनों देशों के बीच में कहीं ना कहीं कोई सेटलमेंट करवाया जाए और युद्ध ना हो। मगर एक तरह से मेरा मानना यह भी है कि जर्मनी पुराने अपने स्टैंड पे जब ऑटोमन एम्पायर के साथ के हुआ करता था तो जर्मनी के और तुर्की के बड़े अच्छे संबंध हुआ करते थे। शायद उन संबंधों को बहाल करने की एक कोशिश भी हो सकती है। हालांकि मेडिटेरियन सी में यूरोपियन यूनियन ने अपना मौकिफ वाजे कर दिया है कि वो अ, ग्रीस के साथ खड़े हैं, यूनान के साथ खड़े हैं, इस मामले को लेकर तुर्की के साथ नहीं जाएंगे। हालांकि नाटो जैसा दर्जा ही नाटो का हिस्सा अभी तक तो माना जाता है तुर्की को भी, मगर उसके बाद भी यूरोपियन यूनियन ने जो है वो क्लियर किया है कि वो ग्रीस के साथ खड़े हैं। इसी में एक तरफ फ्रांस जो है वो अपने जहाज भेजकर ग्रीस की मदद करने के लिए युद्ध वारफेयर में सामने आ जाता है, और दूसरी तरफ सुलह की सफाई की कोशिश में जर्मनी आगे बढ़ रहा है। तो एक तरफ जो सिचुएशन बेलारूस को लेकर पश्चिमी जगत में, जो एक पुरानी क्रीमिया और यूक्रेन और उस वक्त लगातार यूएसएसआर को तोड़ते हुए जो आगे बढ़ रही थी अमेरिकी पॉलिसी, उसको आगे बढ़ाते हुए यूएसएसआर के इलेक्शनों में गड़बड़ी और वहां की जो सिचुएशन है उसको खराब कर कर उसमें बाकायदा जहाजों का वायलेशन, बाउंड्री का वायलेशन, बाकायदा रूस का इन्वॉल्वमेंट, और धीरे धीरे हालांकि इस सिचुएशन से पुतिन ही फायदा उठाएगा। धीरे धीरे अभी वो सब विले की बात तो नहीं करेगा, मगर सिक्योरिटी अपने हाथ में लेके बेलारूस की हिफाजत कर लेगा, जिससे पोलैंड से मिलती हुई वो सरहदें जो है सेफ होने की चांस हो जाएंगे रशिया के, जिसकी वजह से वो काफी परेशान रहता है। और बार बार पोलैंड के रास्ते यूरोपियन यूनियन, नाटो और अमेरिका ने मिलकर रूस पर हमेशा दबाव बनाने की कोशिशें की हैं, परमाणु वेपन तैयार किए हैं, मिसाइलें लगाई हैं। मेरे आर्टिकल्स मौजूद हैं जिनको जब जब ऐसा किया गया मैं वार्निंग देता रहा और बेसिकली इंफॉर्मेशन देता रहा, जो मेरा काम है। आज अलबत्ता मैं वार्निंग के तौर मोड में भी आऊंगा, जो इस पूरी खबर को लेकर मैं कहूंगा कि उस पहलू को आपको समझना जरूरी होगा, खासतौर से माइनॉरिटी के लोगों को, मेजोरिटियंस को भी ये बात समझनी होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये पॉइंट आउट करा रहा हूँ इस खबर को, इसको हल्के में मत लीजिएगा, क्योंकि आने वाली सिचुएशन ये भी है कि हमारे जो सीडीएस है विपिन रावत जी, उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कि अगर टेबल पर ये टॉक खत्म नहीं होती है तो हमें हमारे पास सेना एक विकल्प बचता है, और हम उसी विकल्प का इस्तेमाल जरूर किया जाएगा। आज अलबत्ता जो है चीन की तरफ से ये कोशिश की जाती है कि हम उनका जो राजदूत है वो कहता है कि भारत हमारा पार्टनर रहा है और पार्टनर साबित हुआ है, और अगर हम मिलकर काम करें तो अमन आ सकता है। इस तरफ से ये माना जा सकता है कि विपिन रावत सीडीएस की धमकी भी शायद कुछ असर दिखा सकती है, या फिर उनका बात करने का रवैया भी ऐसा ही हो सकता है। जैसा कि माना जाता है कि चाइना जो है वो बोलता कम है और करता ज्यादा है, इस बात को भी हमको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सरहदों पर एग्रेशन चाइना की तरफ से कम नहीं हो रहा है, पाकिस्तान को वेपन सप्लाई उसकी कम नहीं हो रही है, और जो अपनी बाकायदा वो कॉरिडोर निकाल रहा है तक, वो अफगानिस्तान के रास्ते से भी उसने अपनी बातें शुरू कर दी है। तालिबान पाकिस्तान की कल मीटिंग थी, उसमें भी और तालिबान के साथ वन टू वन चाइना अपने रास्ते को बेहतर करते हुए, ताल्लुकात बेहतर करते हुए वहां से राहदारी को भी निकाल रहा है। ये एक इंटरनेशनल सिनेरियो है जो आगे बढ़ रहा है। तुर्की भी अपने एग्रेशन में आगे बढ़ रहा है, जिससे मैं पहले से मेरा मानना है कि उसके पीछे पुतिन और चाइना दोनों हैं, क्योंकि ग्रीस की एक बंदरगाह पर चाइना का जो है काफी वेपन मौजूद होते हैं, उनके बेड़े मौजूद होते हैं, और उसने बड़े लंबे समय तक शायद वो खरीदी है या बहुत लंबे समय तक लीज पर ली हुई है, तो चाइना की प्रेजेंस ऑलरेडी वहां पर मौजूद है। फ्रांस ने अपने बेड़े भेजे हैं, तुर्की ड्रिलिंग कर रहा है, उसे और आगे एक्सटेंड कर दिया है, जो कि वो करेगा, नहीं रुकेगा। तो यहाँ पर एक जरूर ये माना जा सकता है कि कोई भी हलचल एक जगह होगी तो मेडिटेरियन सी में भी जो है वो कमाने तन चुकी हैं, एक दूसरे पर कमाने तन चुकी हैं। अब
साउथ चाइना सी को लेकर एक थोड़ा सा संशय पैदा हो रहा है। नाजरीन, यहाँ ये बात आप समझ लें, सभी लोग समझ लें जो समझदार हैं, कि एक तरफ जो उफान आया था साउथ चाइना सी में, वो धीरे धीरे उबाल ठंडा होता हुआ नजर आ रहा है। भारत की सीमाओं पर चाइना को लेकर तनाव लगातार बढ़ रहा है, मगर दूसरी तरफ यही अमेरिका जो हमें युद्ध के लिए तैयार करता है या उकसाता है या साथ देने की बात करता है, वही अपने टेबल टॉक पर चाइना के साथ बैठ जाता है और उम्मीद जाहिर करता है कि आगे बातचीत से हम अच्छे हल निकाल सकते हैं और अपनी जो ट्रेड वॉर है उसको खत्म कर सकते हैं। अगर ऐसी सूरत हाल बनती है कि अमेरिका और चाइना एक कदम आगे बढ़ते हैं, जबकि चाइना ने भी जो उम्मीद जाहिर की है कि बातचीत में प्रोग्रेस हुई है और अमेरिका की तरफ से भी प्रोग्रेस को कबूल किया गया है, तो अगर ये एक तरफ से अमन की तरफ बढ़ते हैं, तो ओशियान के देशों को जिनको तैयार किया अमेरिका ने साउथ चाइना सी में भिड़ने के लिए, दूसरी तरफ तैयार किया सिचुएशन मोर्चेबंदी की है, नाम लेने से क्या फायदा आप जानते हैं। तो एक चीज मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि जैसे जैसे चाइना के साथ अगर उसकी हरी झंडी या थोड़ा बहुत जो है सेटलमेंट होते नजर आता है, तो भारत के साथ वो अपने पुराने रवैये को अपनाते हुए हमको पाकिस्तान सीरिया की कैटेगरी में ला के खड़ा कर देता है। यानी यहाँ पर उनके नागरिक सुरक्षित नहीं है, कुछ भी हो सकता है, दंगे हो सकते हैं। मुझे नहीं लगता कि अभी नजदीक चुनाव हैं जिनको लेकर दंगे करवाने की आवश्यकता है, या फिर जो है दंगे हो सकते हैं क्योंकि इस वक्त सबको रोजगार की पड़ी है, सबको अपने खाने पीने की पड़ी है, कोविड की महामारी यहाँ पर मौजूद है। दंगे जैसी सिचुएशन तो किसी बड़े प्लान, बड़े गेम का हिस्सा हो सकती है। अलर्ट तो इससे भी रहना पड़ेगा और सभी नागरिकों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। कोई भी खतरनाक साजिश जो तुम्हारे घर, तुम्हारे दुकान, तुम्हारी जिंदगियां जलाने की कोशिश करे, ऐसी चीजों को नकार दो। हिंदुस्तान को बचाने के लिए काम करो। बिटवीन द लाइन पढ़ो मैं क्या कह रहा हूं कि हमें इस देश को बचाना है, मानवता को बचाना है, सभ्यता को बचाना है, अर्थव्यवस्था को बचाना है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि चीन अपने संपादकीय में पूरी तरह से लिखता है और आज वर्ल्ड बैंक की तरफ से भी ये बात वाजे कर दी जाती है कि भारत की इकोनॉमी 50% से ज्यादा लोग अति गरीबत में चले जाएंगे, इकोनॉमी रिकवर नहीं हो पाएगी। एशिया की तीसरी अर्थव्यवस्था जो है वो डाउनफॉल की तरफ बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ेगी, सूरत हाल बढ़ेगी। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि बेरोजगार को लेकर जो है जरूर छीना झपटी बढ़ सकती है, सिचुएशन खराब हो सकती है। ऐसे में हम तमाम हिंदुस्तानियों ने एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर एक दूसरे का साथ दिया है। नफरतों को दिल से निकालिए, षड्यंत्रों को समझिए, गीदों की नजरों से बचिए। इस देश की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी और सब चीजें जो अति खराब होने जा रही है उनको बचाने के लिए काम करिए। सरकार का भी साथ दीजिए। सरकार से भी मैं अपील करता हूं कि इस देश को बचाइए, इस देश के नागरिकों को उनके हक के लिए जो है खड़ा करिए, इनको अच्छाई के लिए प्रेरित करिए। दंगे, आतंकवाद, इन सब चीजों से बचाइए और बचाते हुए अर्थव्यवस्था, रोटी रोजगार की व्यवस्था करिए। तो मैं यहाँ नाज़रीन एक बात अब मैं सीधे सीधे ये तमाम बातें करने के बाद मुसलमानों के पास आ जाता हूँ। मैं मुसलमानों को ये बात आगाह कर रहा हूँ कि देखिए, पूरी पुरानी इतिहास आपको बता देता हूँ कि अगर अमेरिका ये कहता है कि आतंकवाद का खतरा है, तो यकीनी तौर पर कोई ना कोई इस्लामिक संगठन, सो कोल्ड तथा कथित इस्लामिक संगठन इस तरह के हमले कर सकते हैं। हमले मैं तमाम ऐसे मुसलमानों से अपील करता हूं कि वो गौर करें, देखें, पॉइंट आउट करें ऐसे लोगों को जो बिक सकते हैं या किसी गलत संगत में हैं, जिन्हें पैसे की जरूरत है, एक दूसरे की मदद करें। क्योंकि मुसलमान मजबूर ऐसे नौजवानों को बहकाया, बहलाया, फुसलाया जाता है, चाहे उसमें धर्म के नाम पर झूठ बोला जाए उससे, या उसकी पैसे की जरूरत को पूरा किया जाए। आज तक के इतिहास को देखिएगा कि आतंकवाद मुस्लिम देशों में है, मुस्लिमों को मारता है, मस्जिदों में बम फटते हैं, मुसलमान मारे जाते हैं, मस्जिदों की दीवारों पर खून के धब्बे, इंसानों के चिचड़े पाए जाते हैं और इस्लामी आतंकवादी कहलाते हैं। ये तुम में से नाम तो होते हैं, उनके पहचान पत्र भी तुम्हारे होते हैं, तुम्हारे घर के अंदर वो लोग पैदा हुए होते हैं। क्या तुमको ये बात आज तक समझ में नहीं आई कि ये आतंकवादी कभी भी जो है, जो इस्लाम दुश्मन है, उन पर कभी हमला नहीं करते। एक इस्लाम दुश्मन को इन्होंने आज तक नहीं मारा। ये तमाम मुसलमानों को मारते हैं, तमाम मुसलमानों को सीरिया तबाह किया, इराक तबाह किया, लीबिया तबाह हो रहा है, यमन के हालात आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान की ईंट से ईंट बजा दी गई है। इनको आपने सोचा कि हथियार कौन देता है? कौन सा इस्लामी देश है जो आज तक क्या, अगर अगर किसी इस्लामी देश ने इन आतंकवादियों को हथियार दिए होते तो याद रखिएगा,
पूरे मुसलमानों की ईंट से ईंट बजा दी जाती और ऐसे हथियार बनाने वाली देश पर हजारों लाखों पाबंदियां लगा दी जाती, भूख से तड़पाकर उसको मार दिया जाता। ये हथियार आज भी मैं चेतावनी कह रहा हूँ, ये अमेरिकन हथियार होते हैं, ब्रिटेन हथियार होते हैं, इजराइल के हथियार होते हैं जो आतंकवादियों के पास पाए जाते हैं। हो सकता है इनको चाइना भी देता हो सकता है इनको रशिया भी देता हो, मगर अभी तक जो सबूत पाए गए हमने अपने टेलीविजन पर बार बार दिखाए, हमने अमेरिकी मिसाइलें भी दिखाई, इजरायली मिसाइलें भी दिखाई, तो जिनको आतंकवादियों के पास पाया गया, आईएसआईएस के पास पाया गया, अलकायदा के पास पाया गया, दुनिया भर के आतंकवादी संगठनों के पास पाया गया। आज तक बारीकी से सब लोग आपस में बैठ जाओ, सर जोड़ो, बैठो, मशवरा करो और देखो कि इन आतंकवादियों ने इस्लाम को, मुसलमानों को, मुस्लिम देशों को, मुस्लिम अर्थव्यवस्था को, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम को, मुस्लिम ईमान को कितना बर्बाद किया है, तबाह किया है। ये मुसलमान कैसे हो सकते हैं? ये सबसे बड़े मुसलमानों के दुश्मन है। अगर ये तुम्हारे बीच से निकलते हैं, तुम इनको पकड़ लो, तुम इनको हवाले करो, बल्कि हवाले करने से पहले एक्सपोज कर दो, इनको नंगा कर दो। एक बात समझिएगा कि मुसलमानों में जवाब मांग रहा हूं, जो आतंकवादी है उनसे भी जवाब मांग रहा हूं कि तुमने हर बार मस्जिदों में बम फाड़े हैं, शिया के नाम पे सुन्नियों को मारा, सुन्नियों के नाम पे शियाओं को मारा, एक दूसरे का कत्ल करते फिरे, पूरी मुस्लिम उम्मा को बर्बाद कर दिया और इस्लामिक आतंकवादी, रेडिकल इस्लामिक आतंकवादी कहलाए, जबकि इस्लाम के लिए इन्होंने कोई कत्ल नहीं किया, कोई हमला नहीं किया, कोई देश नहीं जीता, कोई झंडा नहीं जीता। इन्होंने हमेशा झंडे हरवाई मुसलमानों के, फौजें मरवाई मुसलमानों की, तबाह किया मुसलमानों को, और मुसलमान आतंकवादी कहलाते हैं। और तुम लोग खामोश बैठे होते हो, तुम्हारे कयादत खामोश बैठे होते हैं। तुमको ऐसे संगठनों, ऐसे लोगों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए पूरी शिद्दत के साथ, जो आतंकवाद और जो लोग आतंकवाद के राह पे चल रहे हैं। अब तुम उन्हें देखोगे कि वो तबाही की ओर चल पड़े हैं, उन्हें दुनिया में कोई बर्बाद होने से नहीं बचा सकता। जिस तरह तुम बर्बाद हुए हो, इसी तरह वो बर्बादी की राह पर चल निकले हैं। अब वो भी तबाह होंगे, वो भी फूटेंगे, वो भी मरेंगे। मगर तुमको रोकना है, तुमको किसी मुसलमान को आगे नहीं बढ़ने देना है, उन बच्चों पर निगाह रखनी है, कोई तुम्हें लूट न ले, कोई तुम्हें गुमराह न कर दे। और ऐसा करे भी तो क्योंकि वो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हें बदनाम करने के लिए, तुम पर पुलिस कार्रवाई करवाने के लिए, तुम पर फौजी कार्रवाई करवाने के लिए षड्यंत्र में तुमको फंसाया जाएगा। इसलिए ये जिम्मेदारी किसी सरकार की नहीं, मुसलमानों, हिंदुस्तान में तुम्हारी है। उनको खोजो, पकड़ो और इनके हवाले कर दो। ऐसा कोई हमला इस देश में नहीं होना चाहिए। अगर हुआ तो इसमें नुकसान तुम्हारा होगा और ये षड्यंत्र भी तुम्हारे खिलाफ होगा, क्योंकि अभी तक जो देश बर्बाद हुए, जगह बर्बाद हुई है, वो उन्हीं देशों के नागरिक थे, उन्हीं को पैसा दिया गया, उन्हीं को सत्ता ताकत दी गई, उन्हीं के हाथों से उनका देश बर्बाद करवा दिया। हमें अपनी देश, अपनी सभ्यता, अपना सब कुछ बचाना है। और ये बड़े बड़े देश जो हथियारों का व्यापार करते हैं, दूसरे देशों में दंगा भड़कवाकर छोटे छोटे वेपन बनाकर उनको बेचते हैं। मैं एक बार फिर याद कर लीजिएगा, इन तमाम आतंकवादी जिन्हें ये आतंकवादी घोषित करते हैं, इन्हीं देशों के हथियार इनके पास मौजूद होते हैं और बाकायदा लोगों की मदद करने के नाम पर ये उन देशों में पहुंचते हैं और जहाजों से इनके पास हथियार और खाना गिराते हैं और ये कहते हैं हम आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ये सब झूठ है, फ्रेब है, इसको समझो। ये खुद आतंकवादी पैदा करते हैं, स्टेट पैदा करते हैं, डीप स्टेट पैदा करते हैं। इसमें किसी धर्म का कोई लेना देना नहीं है। सत्ता के लालची लोग लोगों को लड़ाकर मरवाने का काम करते हैं। अगर इस देश को बचाना है तो ऐसे गद्दारों को पहचानो, चिन्हित करो, अपने को बचा लो। तुम सर उठाओगे तुम मारे जाओगे, चाहे तुम किसी भी धर्म के हो, किसी भी कम्युनिटी के हो। कोई देश नहीं बचा नफरत में, कोई देश नहीं बचा नफरत में। जिनके बीचों में नफरत है वो देखिएगा सीरिया में क्या हो रहा है, यमन में क्या हो रहा है, लीबिया में क्या हो रहा है, सब खत्म हो गया। कोई कुछ नहीं बचा है। तो अब जब भूख आती है, जब बेरोजगारी आती है, काम किसी के पास कुछ नहीं होता, ऐसे में बड़े मौके होते हैं कि लोगों की जेब में पैसे डाले जाएं और उनको इस तरफ दंगे फसाद आतंकवाद की तरफ उकसाया जाए। इसको बचाया जाए, इस देश को बचाया जाए, सभ्यता को बचाया जाए। कोई किसी को खत्म नहीं कर सकता सिवाय इसके कि बड़ी बड़ी कंपनियों, बड़े बड़े पूंजीपतियों के फायदे के लिए तुम मुर्गों की तरह लड़ते हो। सुधर जाओ तो अच्छा है, न सुधर जाओ तो मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। इस प्रोग्राम में इतना ही।